हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जानेंगे मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया क्या होता है, मार्किंग मीडिया किन किन जगहों पे यूज़ करते हैं और हमारे जॉब बनाने के प्रोसेस में मार्किंग मीडिया का यूज़ क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं मार्किंग मीडिया क्या है। मार्किंग मीडिया एक तरल पाउडर चॉक होता है जिसे धातु पर वर्कपीस की सतह पर लगाया जाता है ताकि उस पर बनाए गए निशान गहरे व स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो सबसे पहले देखते हैं जैसे कि मार्किंग मीडिया में जो हम लोग यूज करते हैं वर्कशॉप में, तो वहाँ पे हम लोग चॉक पाउडर का यूज करते हैं। तो चॉक पाउडर को हम मार्किंग लेप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम चॉक पाउडर का लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको बारीक यानी पाउडर के फॉर्म में बना लेते हैं। उसके बाद उसका लेप बना के हम लोग क्या करते हैं मार्किंग में जॉब के ऊपर लगाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि मार्किंग मीडिया के टाइप्स क्या क्या है। तो वो हमारे 4 टाइप या 5 टाइप और भी टाइप होते हैं, लेकिन जो लोग हम वर्कशॉप में हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा ब्लैक बोर्ड चाक पाउडर ही होता है, क्योंकि वो हमारा कॉस्टली नहीं पड़ता है और सीखने के टाइम हमें वही मिलता है। दूसरा है ब्लू वायलेट लेआउट डाई वाइट कोटिंग, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो वहाँ पे जो पर्शियन ब्लू वगैरह जो होता है इसका यूज हम लोग कारखानों में करते हैं, जहाँ पे जॉब बनाए जाते हैं या फिर पार्ट बनाए जाते हैं वहाँ पे करते हैं। लेकिन हम लोग वर्कशॉप में जो यूज करते हैं वो ब्लैक बोर्ड चाक पाउडर ही यूज करते हैं। तो जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम के थ्रू दिख रहा है और डायग्राम पे कैसे लैपिंग करते हैं, ये पूरा मेथड हम एक एक करके देखेंगे। तो वर्कपीस जो होता है मिट्टी होती है, जैसे जब भी लोहा हम उठाते हैं और वर्कपीस बनाते हैं, क्योंकि पहले तो हमें ड्राइंग दी जाती है कि इस ड्राइंग के मानक के अनुसार हमें जॉब को लेना और उस पर जॉब बनाना है। तो सबसे पहले हम साइज के अनुसार क्या करते हैं, स्केल से मेजरमेंट लेके जॉब को काटते हैं हेक्सा के द्वारा। उसके बाद उसको ट्राई स्क्वायर, जो कि कल के क्लास में हमने उस टूल के बारे में बताया था, तो वहां पे हम ट्राई स्क्वायर की सहायता से उसको 90 डिग्री करते हैं। 90 डिग्री करने के बाद उसे हम क्या करते हैं लैपिंग करते हैं, उसका कोरोजन वगैरह हटा देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं सबसे पहले सरफेस फिनिश के अनुसार मार्किंग मीडिया का चयन करते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं जैसे कोटिंग करते हैं, उस पर कई सारी लेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम कई सारी लेयर कर देंगे इस जॉब के ऊपर तो हमारा जॉब क्या हो जाएगा, लेयर मोटी हो जाएगी। जैसे उसके ऊपर स्क्राइबर चलाएंगे तो वो लेयर चिप्स के फॉर्म में निकल जाएंगी और हमारी मार्किंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हम पतली लैपिंग करके ड्राइंग को बनाते हैं। उसके बाद उस ड्राइंग को पंच के द्वारा मार्किंग को पक्का कर लेते हैं। मार्किंग को पक्का करने के बाद हम हेक्सा के द्वारा दी गई ड्राइंग के अनुसार जॉब को काटते हैं। लेकिन जो पंच टूल है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या यूज किए जाते हैं, क्योंकि मार्किंग मीडिया जब हम मार्किंग करते हैं तो कई सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें पहला है मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जॉब की सरफेस, जो भी जॉब की सरफेस है वो मार्किंग मीडिया से अधिक मोटी या मतलब पतली नहीं होनी चाहिए, सतह एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, जॉब की सरफेस पर मार्किंग मीडिया की तह पूरी सरफेस पर बराबर लगी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कहीं पे आपने मार्किंग मीडिया का जो लेप है वो कहीं पे ज़्यादा लगा लिया, कहीं पे कम लगा लिया है। उसकी सरफेस जो होती है वो फ्लैट होनी चाहिए। ब्लू जो है, ब्लू वर्शियन का प्रयोग हाथ से, मतलब जैसे कुछ कुछ जो हमारे होते हैं मार्किंग मीडिया उनको हम हाथ से छू के प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो क्या होता है उसमें केमिकल होता है और हमारे हाथों में रिएक्शन हो सकता है, इसलिए हम हाथ से नहीं यूज करते। और जब भी हम मार्किंग करते हैं हैंड ग्लव्स का यूज करना चाहिए हमें। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो मार्किंग मीडिया आप सभी को समझ में आ गई। तो हमने मार्किंग मीडिया के बारे में देख लिया है, लेकिन मार्किंग मीडिया जैसे लगा लिए फिर उसको प्रॉपर धूप पे सुखाने के बाद जॉब को हमें क्या करना है, परमानेंट लाइनें खींचनी होती, जो कि हम 2 टूल की सहायता से कर सकते हैं। एक तो हम स्क्राइबर की सहायता से कर सकते हैं, दूसरा हमारा वर्नियर हाइट गेज की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन जब हम वर्नियर से कोई भी मार्किंग करते हैं तो वो हमारी परफेक्ट मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि उस पर मतलब जैसे कि हम अपने हाथों से लाइनें खींचते हैं तो उसमें एरर और मार्किंग परफेक्ट नहीं होती, उसमें एरर पॉसिबल होते काफ़ी ज़्यादा। अगर वहीं हम क्या करते हैं वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते हैं तो वो हमारी एक मशीन होती है या एक टूल होता है, वो हमें परफेक्ट मार्किंग करके देता है। तो हम देखेंगे वर्नियर हाइट गेज क्या होती है और उसका यूज कैसे करते हैं और कितना एक्यूरेसी के साथ करते हैं और वो हमें कितना एक्यूरेट जॉब देता है।
तो वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कार्यशाला में जॉब बनाते समय उसकी ऊंचाई मापने के लिए या मार्किंग करने के लिए हम करते हैं, जिसका लीस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm होता है। और ब्रिटिश प्रणाली में इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 इंच होता है तक की मार्किंग कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे हम स्केल से जो रीडिंग लेते हैं वो 0.5 mm लेते हैं, लेकिन जो हम वर्नियर हाइट गेज से मेजरिंग लेते हैं वो हमारी 0.002 mm होती है। वो मतलब कई ज़्यादा mm, मतलब माइक्रोन में चली जाती है। तो वो हमें एकदम परफेक्ट और सूक्ष्म रीडिंग देती है, जो इसका प्रिंसिपल होता है वर्नियर हाइट गेज का। तो इसके बाद जब हम एक मतलब नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम वर्नियर कैलिपर और वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में बताएंगे। तो जिस प्रिंसिपल पे हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर वर्क करता है उसी प्रिंसिपल पे हमारा क्या वर्नियर हाइट गेज भी वर्क करता है, और ये करता है दो स्केलों के अंतर पे कार्य करता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये वर्नियर हाइट गेज है और इसके पार्ट है। जैसा कि विजिबल नहीं हो रहा होगा लेकिन हम दिखा देते, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है हमारा ये बेस हो जाता है, ये हमारा स्क्राइबर हो जाता है, उसके ऊपर हमारा वर्नियर स्केल है, उसके ऊपर स्लाइडिंग स्क्रू है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, वर्नियर हाइट गेज है और क्लैंपिंग स्क्रू है। ये हमारे पार्ट है। इसका यूज हम लोग मार्किंग के लिए करते हैं। तो जैसा कि डायग्राम कभी भी क्वेश्चन ये भी बनता है कि डायग्राम लिखा होता बना होता है और उस पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जितने भी टूल हैं उनके पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देख लेना है कि क्या क्या पार्ट का क्या नाम है और इसका यूज क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मतलब जो वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं या कैसे वर्क करता है ये हम देखेंगे। तो वर्नियर हाइट गेज द्वारा ली जाने वाली छोटी से छोटी माप अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट कहलाती है। मुख्य रूप से मीट्रिक प्रणाली में मेन स्केल के 49 खानों का भाग और वर्नियर के 50 खानों का भाग। तो जब हम माइनस करते हैं तो वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक यानी सूक्ष्म माप निकल के आता है। तो अल्पतमान मतलब एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। तो एक मेन स्केल के 49, बेटा देख लो अभी शायद विजिबल दिख रहा होगा, उस स्लाइड में विजिबल दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्नियर हाइट गेज का जो लीस्ट काउंट निकालते हैं वो वर्नियर हाइट गेज द्वारा ली जाने वाली छोटी से छोटी माप, मतलब कोई भी टूल हो उसकी छोटी से छोटी माप को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। मतलब मैक्सिमम माप में तो हम उसे 300, 400, 500, 1000 जितना भी mm चाहे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि स्केल बड़ी होती है और अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग स्केल आती है। लेकिन लीस्ट काउंट का मतलब होता है उससे छोटी माप हम नहीं ले सकते हैं। उस टूल के द्वारा सबसे न्यूनतम जो माप ली जाती है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 0.002 mm होता है और इंचेस में इसका होता है 0.001 इंच इसका लीस्ट काउंट होता है। ये आप लोग को याद रखना है। तो हम देखेंगे मुख्य रूप से मीट्रिक प्रणाली के मेन स्केल के 49 खानों का भाग और वर्नियर स्केल के 50 खानों का भाग जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो अतः वर्नियर हाइट गेज के अल्पतमांक जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा मेन स्केल का एक भाग और एक भाग वर्नियर स्केल का होता है। जो मेन स्केल का एक भाग होता है वो 50 खानों के बराबर होता है, जो वर्नियर स्केल का एक भाग होता है वो 49 खानों के बराबर होता है। तो जब हम 50/49 को माइनस डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं तो 0.98 mm निकल के आता है। तो एक मेन स्केल भाग माइनस एक वर्नियर स्केल भाग से जब हम माइनस करते हैं तो हमारा लीस्ट काउंट निकल के आता है जो कि 0.02 mm होता है। तो आप लोग को आशा है कि ये समझ में आ गया होगा कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। ये प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है जो आपको 2 नंबर देके जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम देखेंगे केयर एंड मेंटेनेंस। जैसे कोई भी टूल हो उसको हम अगर यूज करते हैं तो उसकी केयर और मेंटेनेंस करना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर हम किसी भी टूल को यूज करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या वो जंग लग जाएगा, और अगर जंग लग जाएगा तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें यूज करना होगा या उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि जो ये टूल आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो डेली डेली खरीदना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें उसकी केयर ही करना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे इसे हमेशा कर्तन औजारों से अलग रखना चाहिए। कर्तन औजार मतलब कटिंग टूल और मेजरिंग टूल को अलग अलग रखना चाहिए। दूसरा, इसका प्रयोग रफ सरफेस पर नहीं करना चाहिए। रफ सरफेस मतलब जिस पे कोरोजन वगैरह लगा होता है वो रफ सरफेस कहलाती है। उस पे यूज करेंगे तो उसका जो पॉइंट होगा स्क्राइबर का
स्क्राइबर का पॉइंट बहुत तेज धार वाला होता है, वो हमारा ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट मतलब उसकी धार टेढ़ी हो जाएगी या टूट जाएगी। सदैव उपयोग से पूर्व या पश्चात साफ कर देना चाहिए ताकि माप शुद्धता बनी रहे। मतलब जब भी हम वर्नियर हाइट गेज का यूज करेंगे, यूज करने से पहले उसे साफ कर लेंगे और यूज करने के बाद उसे साफ करके एक्यूरेट जहाँ पे रखी जा रही है उसे उस डिब्बे में रख के हमें रख देना है। और तीसरा, इसे गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए वर्नियर हाइट गेज हमारी गिर जाती है तो उसकी एक्यूरेसी यानी लीस्ट काउंट इधर उधर हो जाएगा, मतलब एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे प्रिकॉशंस ऑफ वर्नियर हाइट गेज। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा वर्नियर हाइट गेज, इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए ताकि विजिबल हो जाए। देखते हैं वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते समय बेस को पकड़कर, मतलब जो सबसे नीचे वाला सिरा होता है उसको पकड़ करके हमें मार्किंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर की स्लाइड से हम मार्किंग करते हैं तो ऊपर की स्लाइड हमारी हिल जाएगी और परफेक्ट रीडिंग हमारी या परफेक्ट लाइनें हम नहीं खींच पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा वर्नियर हाइट गेज का यूज हम बेस पकड़ के करते हैं और हर कोई वर्नियर हाइट गेज को यूज नहीं कर पाता है। तो इसे यूज करने के लिए हमें काफी सारी सावधानियों को फॉलो करना पड़ता है। मेन स्केल झुके नहीं, मतलब जैसे आप बेस पकड़ के नहीं करेंगे तो उसका मेन स्केल जो होगा वो झुक जाएगा, और अगर मेन स्केल झुक जाएगा तो मान लीजिए आप कोई 15 या 20 सेंटीमीटर पे कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा। फिर हम देखते हैं स्क्राइबर की धार तेज होनी चाहिए जिससे लाइन खींचने के लिए अधिक बल की आवश्यकता ना लगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जबरदस्ती का उसको घसीट रहे हैं, पकड़ पकड़ के चला रहे हैं और वो चल नहीं रही। अगर ऐसा भी करेंगे तो आपका खराब हो जाएगा वर्नियर हाइट गेज और आपकी जो मार्किंग होगी वो परफेक्ट या फिर एक्यूरेट नहीं होगी। तो माप लेते समय वर्नियर स्केल की शून्य त्रुटि को हिसाब में लगा लेना चाहिए। मतलब हमें मेजरमेंट लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि जो उसका मेन स्केल का और वर्नियर स्केल के दोनों जो लाइनें हैं या दोनों स्लाइड जो है वो जीरो पे मैच कर रही है या नहीं। अगर जीरो पे मैच नहीं करती है मतलब हमारी जो वर्नियर हाइट गेज है वो एक्यूरेट नहीं है। देन हम देखते हैं वर्नियर हाइट गेज को अन्य औजारों के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अन्य यानी कटिंग टूल के साथ रख देंगे तो उस पे जो निशान बने हुए हैं वो मतलब मिट जाएंगे या फिर स्क्रैच आ जाएगा उस पर। तो प्रयोग करने के पश्चात साफ करके हल्का सा मोबिल ऑयल लगा के रख देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए कि उसके जो स्लाइडिंग पार्ट है वो स्लाइड करते रहे और उस पर कोरोजन ना लगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, आप सभी को वर्नियर हाइट के गेज के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे स्क्राइबर के बारे में। जैसा कि जो काम वर्नियर हाइट गेज करता है वही काम स्क्राइबर भी करता है, लेकिन वर्नियर हाइट गेज जो होता है वो परफेक्ट लाइनें खींचता है, लेकिन स्क्राइबर का यूज जैसे आप देख ही रहे हैं कि हाथ से करते हैं तो हम अपने सुविधा के हिसाब से भी यूज करने लगते हैं। तो देखते हैं स्क्राइबर एक तेज धार वाला टूल होता है जिसके मतलब दोनों पॉइंट जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, लेकिन जो पहला सिरा होता है वो मतलब तीक्ष्ण होता है, धारदार होता है, और जो दूसरा सिरा होता है उसे हम 90 डिग्री पे ब्लंट कर देते हैं, मतलब मोड़ देते हैं। मोड़ते इसलिए क्योंकि मान लीजिए जैसे ये यूज कर रहे हैं, अगर पिछला सिरा भी नुकीला होगा तो इन्हें चोट लग सकती है, तो इसलिए पहला सिरा तो नुकीला होता है और दूसरे सिरे को हम 90 डिग्री पे मोड़ देते हैं। अच्छा, 90 डिग्री पे मोड़ने से भी एक हमारा दूसरा मतलब दूसरे चीज में यूज कर लेते हैं। जैसे कोई गोल जॉब है या फिर कोई पाइप है, उसमें अगर हमें मार्किंग करनी होती है तो मुड़े हुए सिरे से हम मार्किंग कर पाते हैं। तो स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है 12 से 15 डिग्री के एंगल पे ग्राइंड किया जाता है। 12 से 15 डिग्री तो आप जानते हैं कितना कम कोण होता है और बहुत तीक्ष्ण और नुकीला होता है। ये साइज में हमारा 125 से 200 mm में पाया जाता है और मटेरियल इसका हाई कार्बन स्टील का होता है या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इसका पॉइंट एंगल कितना होता है। तो पॉइंट एंगल इसका 12 से 15 डिग्री होता है। साइज से क्वेश्चन नहीं बनता है, मटेरियल से बनता है कि स्क्राइबर हमारा किस मटेरियल का बना होता है। तो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डिवाइडर के बारे में। स्क्राइबर का यूज भी हम लोग करते हैं, डिवाइडर का भी यूज करते हैं। डिवाइडर का यूज हम करते हैं गोल जॉब या फिर पैरेलल लाइन या फिर सर्किल बनाने के लिए, जबकि स्क्राइबर का यूज हम सीधी लाइन बनाने में करते हैं।
तो देखते हैं, डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके पॉइंट नुकीले तेज धार वाले होते हैं। इसका साइज 100 mm, 150 mm, 200 mm होता है और मटेरियल इसका भी हाई कार्बन स्टील होता है। जब भी आप एग्जाम में बैठे और आपको ये क्लियर ना हो कि कोई मतलब कटिंग टूल जो होगा वो किस मटेरियल का बना होगा, तो हम वहाँ पे हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड अगर स्टील लिखा हुआ है ऑप्शन में तो उस पर जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी औजार बने होते हैं वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के ही बने होते हैं, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। फिर हम देखते हैं इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। पहला होता है हमारा पेग, दूसरा होता है स्प्रिंग, तीसरा होता है स्क्रू, नर्लिंग नट, पॉइंट और लेग। क्वेश्चन ये बनता है कि डिवाइडर की दोनों जो लेग होती हैं या पैर होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है या मुड़ा हुआ होता है। तो हमारे जैसे कि डायग्राम में दिख ही रहे हैं कि इसके दोनों पॉइंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये हमने कई बार देखा है, क्वेश्चन में आया हुआ है। और इसका साइज कहाँ से लिया जाता है, तो पीवेट यानी जो पेग लिखा हुआ है ये पीवेट से लेके पॉइंट तक की जो दूरी होती है ये हमारा क्या होता है, डिवाइडर का साइज होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे यूजेस क्या होते हैं। तो किसी जॉब की सरफेस पे चाप तो समझते ही होंगे, व्रत भी समझते हैं, सीखने के मतलब लगाने के लिए, सीखने के लिए करते, खींचने के लिए करते हैं। फिर दूसरा है किसी जॉब की सरफेस पर खींची हुई लाइन को बराबर भागों में बांटने के लिए। जैसे मान लीजिए ये दोनों लाइनें खुली हुई हैं, मतलब इसका माउथ खुला हुआ है, तो अगर हमें मान लीजिए कोई पैरेलल लाइन खींचनी है तो हम डिवाइडर के थ्रू खींच सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई गोल जॉब है उसका सेंटर निकालना है या फिर हमें सर्किल बनाना है तो उसके लिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं। और डिवाइडर भी हमारा एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, जैसा कि हमारा कैलिपर्स इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है और हमारा डिवाइडर भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। वैसे तो पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाता है कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, जितना स्केल का लीस्ट काउंट होता है उतना ही डिवाइडर का भी लीस्ट काउंट होता है। स्टील रूल से माप लेके जॉब पे स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप कोई जॉब पे इसको खोल के मेजर कर लिए, उसके बाद स्केल पे रख के हम चेक कर लेते हैं कि इसका मतलब ये कितना इसका माउथ खुला हुआ है या कितना mm खुला हुआ है। ये चेक करने के लिए हमें स्टील रूल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। तो डिवाइडर के पॉइंट तेज धार वाले होने चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट जो होंगे वो नुकीले नहीं होंगे तो उसके पैर जो होंगे ऊपर नीचे हो जाएंगे और मुड़े हुए हो जाएंगे। तो डिवाइडर के पॉइंट घिस जाएं तो उन्हें अलग अलग ग्राइंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम अलग अलग पॉइंट को ग्राइंड करेंगे तो एक पैर छोटा एक बड़ा हो सकता है, इसलिए दोनों टांगों को एक साथ ग्राइंड करना है। फर्म जॉइंट डिवाइडर के रिविट, मतलब जैसे हमने पेग दिखाया था, वो ना ही अधिक टाइट होगा, अगर ज़्यादा टाइट होगा तो वो खुलेगा नहीं स्मूथली और क्लोज नहीं होगा, और अगर ज़्यादा ढीला होगा तब भी हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर जॉब का प्रयोग ना कर उसे मतलब अगर मान लीजिए कोई टूल है उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सारे टूल का सेम प्रिकॉशंस है, उसको तेल या ग्रीस लगा के उसे हम रख देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो नेक्स्ट टूल हम देख लेंगे, मतलब जैसे कि आपने देख लिया डिवाइडर का ही विस्तृत रूप हमारा ट्रेमल होता है। अच्छा, डिवाइडर से कोई ये मत समझ लेना कि स्पीड ब्रेकर वाला डिवाइडर है, वो डिवाइडर टूल है। अब हम दूसरा देखेंगे ट्रेमल। जैसा जो यूज हमारा डिवाइडर का होता है सेम यूज हमारा ट्रेमल का होता है, लेकिन अगर छोटे गोला या फिर छोटा वृत्त बनाना है तो हम लोग डिवाइडर का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत बड़ा सर्किल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेमल का यूज करते हैं। जैसा कि ट्रेमल डायग्राम में दिखाया गया, इसका प्रयोग लिखा भी गया, बड़े साइज के चाप या मार्किंग करने के लिए किया जाता, जैसा कि 15 से 50 सेंटीमीटर तक ये पाए जाते हैं, जो कि एक स्लाइड बार होती है, 2 स्क्राइबर लगे होते, एक पॉइंट को फिक्स रखा जाता है और दूसरे पॉइंट को घुमा के हम बड़ा गोला बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेमल सभी को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि जितने भी टूल आपको बताए गए हैं वो सभी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं वहां से, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आज की क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।